नमस्कार। आज हम भारत सरकार की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो 2014 से लेकर अब तक फैली हुई हैं। ये योजनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अक्सर इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। हमारा मकसद इन योजनाओं के सबसे ज़रूरी पहलुओं को आसान तरीके से समझना है, ताकि मुख्य बातें याद रखने में मदद मिले। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ योजनाओं के नाम और साल याद रखना ही काफी नहीं होता है। ये समझना भी जरूरी है कि इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था और इनसे मतलब समाज के किन वर्गों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। यही बातें एक गहरी समझ देती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं 2014-15 से, जब ऐसा लगता है कि कई बड़ी योजनाओं की एक तरह से नींव रखी गई। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य तो साफ था, हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। जी, और ये वित्तीय समावेशन, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद देश के हर नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा थी और साथ ही रुपे डेबिट कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता था। सही है ना? जी बिल्कुल। और ये जो जीरो बैलेंस की सुविधा थी ना, ये बहुत जरूरी थी। इसने उस आखिरी व्यक्ति को भी बैंक में आने का हौसला दिया जिसे मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता रहती थी। इसी दौर में एक और बहुत बड़ी योजना आई, स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। हाँ, और इसका लक्ष्य था भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए मिशन चलाए गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ शौचालय बनाने की योजना नहीं थी, ये लोगों की आदतें बदलने का एक बहुत बड़ा सामाजिक अभियान भी था। अच्छा, इसके बाद है मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया। हाँ, इसका सीधा उद्देश्य था भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी देश में ही सामान बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। जी, जिससे रोजगार भी बढ़े और हमारा जो आयात पर निर्भरता है वो कम हो। और 2015 में आई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये छोटे व्यापारियों के लिए थी, है ना? जी बिल्कुल, जिन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है: शिशु, किशोर और तरुण। ये तो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिशु, किशोर और तरुण, ये श्रेणियां लोन की राशि के आधार पर हैं। तो 2014-15 में एक तरह से आर्थिक और सामाजिक नींव रखी गई। अब आगे बढ़ते हैं 2015-16 की योजनाओं की तरफ। सबसे पहले डिजिटल इंडिया, एक बहुत बड़ा कदम। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई। इसका मकसद देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। देखिए, एक बार लोगों के पास बैंक खाते आ गए तो अगला तार्किक कदम यही था कि उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए। आज हम जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव इसी मिशन ने रखी थी। और फिर 2016 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाँ, इसका लक्ष्य था गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस योजना का संबंध सिर्फ रसोई से नहीं है। आप महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों से है। वो जो लकड़ी के चूल्हे का धुआं होता है, वो सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस योजना ने उससे मुक्ति दिलाई। ये तो बहुत अहम बिंदु है। और इसी दौरान किसानों के लिए भी एक बड़ी योजना आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी, ये योजना किसानों को उनकी फसल के लिए बहुत कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा देती है। कितना कम? बहुत कम। खरीफ के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए 1.5%, बाकी का सारा प्रीमियम सरकार देती है। इसने किसानों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा दी। तो हमने डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देखा। अब 2017-18 की तरफ आते हैं। 2018 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च हुई, आयुष्मान भारत योजना, जिसे PMJAI के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। जी, हर साल। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इसने करोड़ों परिवारों को इलाज के भारी खर्च से बचाया है। और स्वास्थ्य के साथ साथ घर की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई। हाँ, इसका लक्ष्य 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना था। इसमें भी ग्रामीण और शहरी दोनों योजनाएं शामिल हैं, है ना? जी बिल्कुल।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं हैं। और फिर है स्टैंड अप इंडिया योजना। ये मुद्रा योजना से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही फोकस्ड योजना है। ये विशेष रूप से SC/ST वर्ग और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देती है। इसका मकसद उद्यमिता में सामाजिक भागीदारी बढ़ाना है। अच्छा, तो ये एक लक्षित समूह के लिए है। जी। अब बात करते हैं 2019 और उसके बाद की योजनाओं की। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी पहल थी। बहुत बड़ी। 2019 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाना है। और इसका असर तो सीधा महिलाओं के जीवन पे पड़ा होगा, जिन्हें पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। निश्चित रूप से। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये सम्मान और समय की बचत भी है। फिर 2020 में कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। हाँ, ये कोई एक योजना नहीं थी, बल्कि एक पूरा विजन था, एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। जी, और सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, इसने एक मानसिकता को भी बढ़ावा दिया, लोकल के लिए वोकल होने की। सही कहा। और किसानों के लिए भी एक सीधी मदद वाली योजना आई, PM किसान सम्मान निधि। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। बिल्कुल, 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए की। और यहाँ फिर से देखिए, जनधन योजना का बनाया हुआ वो हाईवे कैसे काम आ रहा है, पैसा सीधे लाभार्थी तक। अब हाल की योजनाओं को देखते हैं। इसमें PM विश्वकर्मा योजना यानी PMVY का काफी जिक्र है। जी, ये कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार। तो इसमें उन्हें क्या मदद मिलती है? इसमें सिर्फ लोन नहीं है, इसमें ट्रेनिंग है, आधुनिक औजार खरीदने के लिए मदद है और डिजिटल मार्केटिंग की भी मदद है। ये एक पूरा पैकेज है। और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना भी है। नाम बड़ा दिलचस्प है। और लक्ष्य भी उतना ही बड़ा है। इसका लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इतनी सहायता देना कि उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। 1 लाख रुपए सालाना, ये तो वाकई सशक्तिकरण है। जी। और अंत में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये थोड़ा तकनीकी है। सरल शब्दों में कहूँ तो इसका उद्देश्य देश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक ग्लोबल हब बनाना। ये भविष्य की ऊर्जा है। तो ये थी कुछ प्रमुख योजनाएं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इन योजनाओं के बारे में क्या-क्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहला, योजना की शुरुआत का वर्ष। ये सबसे आम सवाल है। ठीक है, वर्ष। दूसरा, योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा, मंत्रालय का नाम भी। तीसरा, योजना का लक्ष्य समूह कौन है, मतलब ये किसके लिए है, किसान, महिलाएं या छोटे व्यापारी। चौथा, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं, जैसे लोन, बीमा या कोई और सुविधा। और पांचवा, यदि कोई विशेष बजट या राशि जुड़ी है, जैसे PM किसान में 6,000 रुपए या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए, तो उसे याद रखें। और टैगलाइन, मैंने सुना है वो भी पूछ लेते हैं। हाँ, कभी कभी योजनाओं की टैगलाइन भी पूछ ली जाती है। इन बिंदुओं के आधार पर अगर नोट्स बना लिए जाएं, तो रिवीजन में बहुत आसानी होती है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो आज हमने 2014 से लेकर अब तक की कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की एक संक्षिप्त और उपयोगी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे वित्तीय समावेशन से लेकर हरित ऊर्जा तक हर क्षेत्र में योजनाएं लाई गई हैं। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इन सभी योजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय ये सोचने की कोशिश करें कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं। जैसे आपने जनधन योजना और DBT का उदाहरण दिया था। बिल्कुल, जैसे जनधन योजना कैसे मुद्रा योजना या किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने में मदद करती है, या डिजिटल इंडिया कैसे हर योजना को लागू करने का आधार बनता है। ये बड़ी तस्वीर आपको विषय को और गहराई से समझने में मदद करेगी।